हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है। तो यदि हम बात करें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की, तो इसका मतलब होता है कुछ अलग सोचना, कुछ हटके सोचना। ठीक है, मतलब कि जो सबसे अलग हो, कुछ नया हो, क्रिएटिव हो, कुछ नया सोचना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कि जो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल could be a tagline for which of the following। तो आपको बताना है कि सभी के लिए स्कूलों में सबके लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, ये किसकी टैगलाइन हो सकती है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की टैगलाइन हो सकती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन। यदि हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसका मेन एम रहता है कि हमें सभी लर्नर्स को, सभी बच्चों को एक रूप के अंडर लाना है। तो आपको याद रखना है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सभी लर्नर को वेलकम करती है, उनको सपोर्ट करती है। भले ही उनके लर्निंग स्टाइल अलग हो, एबिलिटीज अलग हो, डिसेबिलिटीज हो, ये सभी लर्नर को वेलकम करती है। मतलब कि इसका जो मेन एम है आपको याद रखना है कि सभी लर्नर्स को, सभी बच्चों को एक रूफ के अंडर लाना है और उनको सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना है कि स्पीयरमैन की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में जो जी फैक्टर है इसका पूरा नाम क्या है। तो जो जी फैक्टर है इसका मतलब होता है जनरल फैक्टर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनरल इंटेलिजेंस। हमने पहले भी बात की है कि जो स्पीयरमैन है इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी में बात की है जी फैक्टर और एस फैक्टर की, यानी स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर्स की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनरल इंटेलिजेंस। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो स्पीयरमैन है इन्होंने इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो आपको बताना है कि स्पेशल नीड वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं हमें उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। हमने अभी इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की थी कि हमें क्या करना है, सभी लर्नर्स को एक साथ लाना है, एक रूफ के अंडर उनको लाना है। चाहे उनकी एबिलिटीज डिफरेंट हो, डिसेबिलिटीज हो, किसी भी तरह का लर्नर हो, चाहे उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो, हर तरह के लर्नर को हमने क्या करना है, एक रूफ के अंडर लाना है, उनको सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है आपका ऑप्शन डी, ट्रू और फॉल्स। अब यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें चॉइसेस मिली होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर यस, नो, ट्रू, फॉल्स, हाँ, नहीं, इस तरह से दिए जाते हैं। मतलब कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ काइंड वाज स्टेटेड बाय। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने माइंड का त्याग किया और फिर उसने अपनी कॉन्शियस को खो दिया। अब इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे वुडवर्थ ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ देखे जा सकते हैं। तो यदि हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई डिफरेंस उनमें देखा जाता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी कभी सेम नहीं हो सकते हैं। तो मतलब कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, अलग होता है और यूनिक होता है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हमें इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जनरल डिफरेंस हर चीज में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव।
Next question is a concept learned by a student in the science class is used by her in social science class. This is a type of. तो पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है जिसने साइंस की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट सीखा और फिर उसने उस कॉन्सेप्ट को सोशल साइंस की क्लास में यूज किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Next question is both the chronological age and mental age of a pupil is 7 years. He may be classified into which category? तो आपसे पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज सेम दी गई है और ये कितनी दी गई है? 7 साल दी गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टूडेंट है इसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आईक्यू है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका आईक्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो दोनों सेम दी हुई है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आईक्यू आ जाएगा 100। और जो 100 आईक्यू है आपका एवरेज आईक्यू लेवल में आता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज सेम होती है तो उसका आईक्यू आपका एवरेज आईक्यू लेवल में रहता है, और इसका आईक्यू कितना रहता है? 100 रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई स्टूडेंट है या कोई इंडिविजुअल है जिसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है, तो आपको बताना है कि जो इसका आईक्यू है वो किस आईक्यू रेंज में लाई करेगा। तो आपको जो आईक्यू क्लासिफिकेशन है वो भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आईक्यू रेंज में कौन से इंडिविजुअल आते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके आईक्यू की क्लासिफिकेशन को देख सकते हो। Next question is which of the following statement is not correct about development? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। इसके अलावा यहाँ पर जो और ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है इसके हर एक फेज के डिफरेंट हजार्ड्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, और जो डेवलपमेंट है इस पर कल्चर चेंजेस का प्रभाव पड़ता है, और डेवलपमेंट की हर एक स्टेज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। तो इसका मतलब है कि जो स्टिमुलेशन है इसका प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो यदि हम बात करें स्टिमुलेशन की, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनमें कि एक इंडिविजुअल एंगेज रहता है और ये उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्टिमुलेशन है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की कोग्निटिव डेवलपमेंट में, उसकी सोशल डेवलपमेंट में, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी की पहली बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो साइकोलॉजी की पहली बुक थी वो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो साइकोलॉजी की पहली बुक थी वो 1895 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी की जो पहली बुक थी वो कब पब्लिश हुई थी। तो ये आपकी 1895 में पब्लिश हुई थी। इसी के साथ आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि साइकोलॉजी की पहली बुक का नाम क्या था, ठीक है। तो आपको मुझे इसका नाम कमेंट करके बताना है कि साइकोलॉजी की पहली बुक कौन सी थी, उसका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। तो पूछा गया है कि जो वृद्धि और विकास है वो क्या है। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिमिलर टू ईच अदर। इसी के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। Next question is the process by which the wanted response in a man is encouraged on the basis of reinforcement is known as। तो आपको बताना है कि जब हम reinforcement यानी पुनर्बलन के आधार पर किसी व्यक्ति में wanted response यानी ऐसा response जिसको कि हम चाहते हैं उसको हम एनकरेज करते हैं, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम शेपिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शेपिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वेरिएबल आर देयर इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कितने वेरिएबल होते हैं। तो इसमें 3 वेरिएबल रहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। यदि हम इन तीनों वेरिएबल की बात करें कि ये तीनों वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रानियस वेरिएबल। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि ऐसा वेरिएबल होता है जिसको कि हम मैनिपुलेट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि ऐसा वेरिएबल होता है जिसको कि हम मेजर करते हैं, और जो एक्सटर्नियस वेरिएबल होता है ये ऐसी वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सटर्नियस वेरिएबल होते हैं कि ऐसे वेरिएबल होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Next question is, in how many parts Maslow has divided 5 needs of human being in 1954। तो आपको बताना है कि मैस्लो ने 1954 में ह्यूमन की 5 नीड्स को कितने भागों में बांटा है, डिवाइड किया है। तो इन्होंने ह्यूमन की इन 5 नीड्स को 2 पार्ट्स में बांटा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2। यदि हम बात करें कि ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये है आपके लोअर ऑर्डर नीड्स और हायर ऑर्डर नीड्स। जो आपकी लोअर ऑर्डर नीड्स हैं इनको हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी लोअर ऑर्डर नीड्स में आती है। और दूसरी है आपकी हायर ऑर्डर नीड्स। जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं इनको हम ग्रोथ नीड्स कहते हैं। Next question is, name the process by which the present experience of the world is known। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम संसार के प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। तो इस प्रोसेस को हम परसेप्शन कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम एटसेट्रा आर विच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको बताना है कि वेशभूषा, लाइफस्टाइल, खान पान, धर्म, भाषा, रीति रिवाज ये पर्सनैलिटी के किस तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये आपके कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कल्चरल। Next question is, why the socialization of boys and girls are different। तो आपको बताना है कि बॉयज और गर्ल्स की सोशलाइजेशन डिफरेंट क्यों होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन दी सोसाइटी। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पर लड़के और लड़कियों के रोल से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो उस वजह से जो लड़के और लड़कियां हैं उनका सामाजिकरण यानी उनकी जो सोशलाइजेशन है वो डिफरेंट होती है। यदि हम सोशलाइजेशन की बात करें कि सामाजिकरण क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स और बिहेवियर को लर्न करता है। Next question is, when a person is making efforts to achieve his goal but his primary trial fail in achieving his goal, then it produces। तो आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके जो प्राइमरी ट्रायल्स हैं यानी प्राथमिक प्रयास हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, तो इससे क्या चीज उत्पन्न होती है। तो इससे प्रॉब्लम अराइज होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रॉब्लम्स। अब देखो, यदि हम किसी गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और यदि हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उस गोल को अचीव करने में जो हम एफर्ट देते हैं वो विफल हो जाते हैं, तो अक्सर क्या है उससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जिनको कि एड्रेस करना ज़रूरी रहता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे जो प्राइमरी ट्रायल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम राइज होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रॉब्लम। Next question is, the development of a language is the result outcome of the social interaction of human being। Who gave this statement? तो आपको बताना है कि किसी भाषा का विकास मनुष्य के सामाजिक संपर्क का परिणाम है। ये किसके द्वारा कहा गया है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे वाइगॉट्स्की ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाइगॉट्स्की। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।